वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जामिनेटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट, संवेग एवं संवेगात्मक विकास। इस वीडियो में हम इमोशंस की बात करेंगे और इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे कि किस स्टेज में, किस आयु में कौन कौन से इमोशन डेवलप होते हैं और कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं, इमोशंस के पक्ष क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि इमोशन थ्योरी जो हैं और इमोशंस से क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। यहाँ तक कि आपका कॉलेज से लेकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो टीचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पर क्वेश्चन से मिल जाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो में जो भी संवेग एवं संवेगात्मक विकास से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी एक ही वीडियो में कवर हो जाएं, ताकि आपको किसी एक छोटी सी चीज़ के लिए इधर से उधर ना जाना पड़े। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ है संवेग। संवेग क्या है? सबसे पहले तो हम जो वर्ड है संवेग, इसकी बात कर लेते हैं। इसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? इमोशन। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये है अंग्रेजी भाषा का शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है इमोवेयर, या फिर आप अगर बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इमोवेयर भी लिखा हुआ मिल सकता है, इमोवियर लिखा भी मिल सकता है। लेकिन ये दोनों शब्द ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। लैटिन भाषा के शब्द से ही इंग्लिश का ये जो शब्द है इमोशन, इससे बना है। और एक चीज मैंने और देखी है कि किसी बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ई प्लस मोशन, जहां पर ई का मतलब बताया जाता है आंतरिक, ठीक है, और मोशन का मतलब जो कि गति में है। क्या चीज गति में है? देखेंगे, इसको हलचल या उथल पुथल कहा जाता है। आंतरिक हलचल या उथल पुथल, या फिर उत्तेजित होना, या फिर वेग से युक्त। अब संवेग की यहाँ पर जो परिभाषा है, परिभाषा की तो हम बाद में बात करेंगे, हम केवल अभी एक शब्द की बात कर रहे हैं कि इमोशन जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है। तो देखो, इमोशन ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये दोनों शब्द ये लैटिन भाषा के शब्द है, जिनका मीनिंग होता है हलचल, उथल पुथल, उत्तेजित होना या वेग से। कहीं आप एक बुक में पढ़ेंगे तो किसी बुक में आपको ये चीज मिल सकती है, किसी बुक में आपको ये चीज मिल जाएगी, किसी बुक में आपको ये चीज मिल जाएगी, ई प्लस मोशन। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सभी चीजें लेकर चलनी है, ताकि कहीं पर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो या फिर समझ में ना आने वाली चीज इसमें कुछ भी ना रहे। अब यहाँ पर हम संवेग की परिभाषा की बात करें। जो परिभाषाएं हैं यहाँ पर हम बात करेंगे 1 2 3 4 5, जो 5 इम्पोर्टेंट हैं, जो कि सी टेट में या फिर सुपर टेट में या फिर एस टेट में आ जाती है। वुडवर्थ और रॉस, ठीक है, ये देखेंगे थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वुडवर्थ की जो परिभाषा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वुडवर्थ ने बताया कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जब गुस्सा आता है इंसान को, तो जो अवस्था होती है, अगर किसी इंसान को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आप उसको नोटिस कीजिए, वो उत्तेजित अवस्था में है, उसके शरीर में उत्तेजना है। नेक्स्ट बात करेंगे जर्शील्ड की। जर्शील्ड ने बताया किसी प्रकार से आवेश में आने, उत्तेजित हो जाने या भड़क जाने को संवेग कहते हैं। ठीक है। किसी भी प्रकार से, जैसे आ, हो सकता है आपसी बातचीत चल रही हो और एक व्यक्ति जिसको कोई बात खराब लग गई हो, वो उत्तेजित हो जाता है। कहते हैं ना, आवेश में मत आओ ज्यादा, या फिर ज्यादा आवेश में आने से कोई फायदा नहीं है। तो जो आवेश है या फिर उत्तेजित हो जाना या फिर भड़क जाना, वो संवेग कहलाता है। नेक्स्ट है रॉस। रॉस ने बताया संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं। अब इसमें रागात्मक तत्व की बात की जा रही है। रागात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं? इसमें उन चीजों की बात की जा रही है, जैसे कि चेतना की तो अवस्था इन्होंने बता दी कि चेतना की एक अवस्था है इसमें रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं, जैसे भय हो गया आपका, ठीक है,
स्नेह हो गया, ये चीजें। नेक्स्ट है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने बताया जब रागात्मक तत्व बढ़ जाता है तब संवेगों का जन्म होता है। जब रागात्मक तत्व बढ़ जाता है तब संवेगों का जन्म होता है। नेक्स्ट है परिभाषा पीटी यंग की। पीटी यंग ने बताया कि संवेग एक व्यक्ति में मनोशारीरिक कारणों से पैदा हुआ उपद्रव है। इनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में किसी भी कारण से जो उपद्रव पैदा होता है, मनोशारीरिक मतलब कि यहाँ पर मस्तिष्क और शरीर दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया जा रहा है कि जब कोई उपद्रव पैदा होता है वो संवेग होता है। तो ये तो बात हुई परिभाषा की कि हर एक ने, जो जितने भी स्कॉलर्स होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनकी परिभाषाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अब बात करेंगे संवेग के पक्ष। यहाँ पर संवेग के कौन कौन से पक्ष होते हैं। संवेग के पक्ष शारीरिक पक्ष होता है, संज्ञानात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है। संवेग के 3 पक्ष बताए जाते हैं, शारीरिक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, इसको ज्यादा नहीं देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे संवेग की व्यवस्थाएं। जो संवेग की विशेषताएं होती है ये इंपॉर्टेंट है कि संवेग की विशेषताएं, पहली विशेषता है अनिश्चितता। अनिश्चितता का क्या मतलब है? अनिश्चितता का मतलब है कि कोई टाइम नहीं होता है इसका, कोई ऐसा नहीं पता होता है कि संवेग अगली बार कब आएगा। जैसे कि आप अगली बार कब खुश होंगे, आप अगली बार कब गुस्सा होंगे। ठीक है, जैसे गुस्सा होने का समय। ठीक है, अब हमें समय ही नहीं पता है तो ये अनिश्चितता हुई, अनसर्टेनिटी है यहाँ पर कि हम नहीं जानते हैं व्हेन यू विल बी एंग्री। कोई व्यक्ति कब गुस्सा हो सकता है या फिर कितनी देर तक गुस्सा हो सकता है, ये चीजें अनिश्चित हो जाती हैं, तो इसीलिए गुस्सा होने का समय ये अनिश्चित है। नेक्स्ट है तीव्रता। अब तीव्रता कैसे मापेंगे? इंटेंसिटी की यहाँ पर बात हो रही है। इंटेंसिटी, जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे व्यक्ति जब गुस्सा होते हैं, एक ही बात पर अगर गुस्सा हो रहे हैं तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति ज्यादा गुस्सा हो जाए, वो लड़ने लगे, गालियां देने लगे। ठीक है, एक ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति को सेम चीज पर गुस्सा आता है तो बहुत कम गुस्सा आता है, कंट्रोल कर लेता है, वो अलग चीज है, लेकिन थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया, कम गुस्सा आया। एक व्यक्ति है जो गुस्से में तोड़फोड़ कर रहा है, एक व्यक्ति जो गुस्से में शांत 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 रहने की कोशिश कर रहा है या शांत दिख रहा है। तो वहां पे तीव्रता होती है, इंटेंसिटी यहाँ पे हो जाती है। विस्थापन। विस्थापन, इसको प्रोजेक्शन एक तरह से कह सकते हैं। अब प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो भावनाएं हैं, एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरी व्यक्ति पर आरोपित कर देता है। विस्थापन, जैसे कि पता लगा कि ए में और बी में लड़ाई हो रही है, इन दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है। ठीक है, तीसरा व्यक्ति आया सी, इन दोनों में समझौता कराने, पता लगा इन दोनों ने मिलकर इसको ही पीट दिया, तीसरे व्यक्ति को। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो गुस्सा है, संवेग है ए का और बी का, उस संवेग का विस्थापन कर दिया सी के ऊपर। लड़ाई तो इनमें आपस में हो रही थी, लेकिन जो समझाने आया बेचारे को पीट दिया। नेक्स्ट है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता का मतलब है जो संवेग है उनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अभी गुस्सा है तो वो थोड़ी देर बाद हो सकता है कि रोने लगे, हंसने लगे, शांत हो जाए। तो जो संवेग है वो परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट है व्यापकता। संवेग जो है वो व्यापक होते हैं। इसके बाद है व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता का क्या मतलब है? व्यक्तिक भिन्नता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, तो सीधी सी बात है कि वो अलग, हर एक ही चीज पर अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो हो सकता है कि एक व्यक्ति कम गुस्सा हो, एक व्यक्ति ज्यादा गुस्सा हो सकता है एक ही चीज पर एक व्यक्ति को गुस्सा ना आए, दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आ जाए। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो यहाँ पर काम करती है कि हो सकता है एक व्यक्ति को गुस्सा आता ही ना हो और एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता आती है। नेक्स्ट है विवेक शून्यता अथवा मतिभ्रष्टता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे कि एक बहुत ही फेमस लाइन है, या फिर लोग समझाते हैं कि
गुस्सा या फिर इमोशनल होकर कोई भी फैसला मत लो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है विवेक शून्यता अथवा मति भ्रष्टता। कि कोई व्यक्ति अगर उसमें इमोशंस हावी हो जाते हैं, उसमें वो अभी ज़्यादा गुस्सा है, तो जो विवेक शून्यता का मतलब है निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो सोचने समझने की क्षमता है, उसमें गिरावट आ जाती है। सही से निर्णय नहीं ले सकता है। चांसेस होते हैं कि या तो वो सही से निर्णय ना ले पाए या फिर जो निर्णय ले रहा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको विवेक शून्यता अथवा मति भ्रष्टता कहा जाता है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्त्यात्मक। मैकडूगल ने जैसे बताया कि जो 14 इमोशंस होते हैं, 14 इंस्टिंक्ट होती हैं, वो चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है कि व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति होती है उसमें गुस्सा आने की जो चीज़ें होती हैं, इंटेंसिटी होती है, अनिश्चितता होती है, विस्थापन होती है, वो उसकी मूल प्रवृत्ति पर ही डिपेंड करती है। अब हम बात करेंगे संवेग के प्रकार अथवा विभाजन। तो यहाँ पर सी टेट या फिर जो सुपर टेट है, यूपी सुपर टेट है, यह एस टेट में जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की संभावना बनती है वो बनती है वाटसन, प्रोफेसर ब्रिजेस या फिर मैकडूगल का विभाजन। मैकडूगल का विभाजन हम कई जगह पर पढ़ते हैं, मोटिवेशन में भी इसका हम विभाजन पढ़ते हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट में हम इसको पढ़ते हैं। वाटसन का विभाजन, ब्रिजेस का विभाजन और मैकडूगल का विभाजन, इन तीनों की ही हम बात करेंगे कि तीनों ने कौन कौन से जो विभाजन है वो किए हैं, उनके अंदर कौन कौन से संवेग आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटसन। ठीक है, वाटसन ने 1 साल तक अल्बर्ट नामक एक बच्चे पर प्रयोग किया। प्रयोग करने का मतलब है उसे ऑब्जर्व किया और निष्कर्ष निकाला कि जो संवेग होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें पहला होता है भय, दूसरा क्रोध और तीसरा स्नेह। तो वो जो वाटसन का विभाजन है उसमें याद रखना है कि वाटसन के विभाजन में 3 संवेग आते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। नेक्स्ट विभाजन प्रोफेसर ब्रिजेस का विभाजन। प्रोफेसर ब्रिजेस ने बताया कि जो संवेग होते हैं, लगभग सभी संवेगों का विकास 24 महीने की आयु तक, मतलब कि 2 वर्ष की उम्र तक लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। और उन्होंने 10 संवेग बताए। 10 संवेग गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर 11 हो रहे हैं, हर्ष, उल्लास और उल्लास, तो इसको एक ही काउंट करेंगे तो टोटल जो यहाँ पर निकल के आ रहे हैं वो 10 संवेग हैं। अब इनका जो विकास का क्रम बताया, इन्होंने बताया कि जन्म के समय, मतलब जन्म होने पर जो संवेग होता है बच्चे के अंदर, जो संवेग विकसित होता है वो होता है उत्तेजना। ठीक है, इसके बाद 3 महीने तक आनंद और कष्ट, नंबर 2 नंबर 3, आनंद और कष्ट नामक संवेग विकसित हो जाते हैं। इसके बाद 6 महीने की आयु तक उल्लास, क्रोध, भय, घृणा ये विकसित होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 6 महीने में यहाँ पर 4 बता दिए, 3 महीने में 2 बताए, तो 6 महीने तक आते आते ये जो संवेग है इनका क्या हुआ, तो यहाँ पर हम इनको भी काउंट करते हुए चलते हैं। जैसे कि जो 3 महीने तक ये भी काउंट होगा, ये इसका मतलब क्या हुआ कि 3 महीने तक ब्रिजेस के हिसाब से, प्रोफेसर ब्रिजेस के हिसाब से 3 महीने तक 3 जो संवेग हैं वो आ जाते हैं। 6 महीने तक 4 ये मिला लीजिए, 3 ये, 7 संवेग आ जाते हैं। इसी तरह से 24 महीने तक 10 संवेग विकसित होते हैं। तो 12 महीने पर स्नेह और उल्लास विकसित हो जाता है, 13 महीने पर ईर्ष्या और 24 महीने तक हर्ष। तो इस तरह से ये टोटल 10 संवेग बताए प्रोफेसर ब्रिजेस ने। इसके बाद मैकडूगल का विभाजन। मैकडूगल का विभाजन, मैकडूगल ने बताया कि जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, ठीक है, मूल प्रवृत्तात्मक या फिर मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का मतलब है कि जन्मजात,
यहाँ पर जन्मजात जो प्रवृत्ति है इंसान की, व्यक्ति की, उसके हिसाब से मैकडूगल ने 14 तरह की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और उनसे संबंधित 14 संवेग बताए हैं। जो प्रवृत्तियां हैं वो किसी न किसी संवेग से रिलेटेड है, मतलब कि दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। उन्होंने बताया जो पलायन मूल प्रवृत्ति होती है वो फियर या फिर भय से संबद्ध होती है, क्योंकि ये इमोशनल डेवलपमेंट का वीडियो है, इमोशंस की बात की जाएगी यहाँ पर। तो हम मूल प्रवृत्ति एक बार देखेंगे, उसके साथ में जो संबंधित संवेग है, ये संवेग हम देखेंगे, जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, कष्ट, कामुकता, आश्चर्य, अधीनता की भावना, श्रेष्ठता की भावना, एकाकीपन, भूख, अधिकार की भावना, रचना का आनंद, आमोद, ये चीजें संवेग कहलाती हैं। और मूल प्रवृत्ति जैसे पलायन, युत्सा, निवृत्ति, सुरक्षा, संवेदना, काम, जिज्ञासा, आत्महीनता, आत्म प्रदर्शन, सामूहिकता, वैनवेशन, संचय, रचना, हास। तो यहाँ पर मूल प्रवृत्ति है और यहाँ पर संवेग है। तो कितने संवेग बताए मैकडूगल ने? टोटल 14 संवेग बताए। ठीक है, याद रखना ये। अब यहाँ पर बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट की, संवेगात्मक विकास की। तो शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। यहाँ पर विकास जो आयु है, आयु के हिसाब से हम बात करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसकी हम बात करेंगे। अगर हर एक अवस्था की आपको डिटेल में चाहिए तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो है इस प्लेलिस्ट की, CDP नाम से एक प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें देखिए तो जो पहली वीडियो है वहाँ पर हमने सारी अवस्थाओं की बात की है। हर अवस्था में संवेगात्मक विकास हो गया, और शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, उन पर हमने चर्चा की है। यहाँ पर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम केवल यहाँ पर कंसीडर करेंगे। जैसे शैशवावस्था, ठीक है, यहाँ पर जो संवेगात्मक विकास होगा वो सिगमंड फ्रूड ने 2 चीजें बताई हैं जो महत्वपूर्ण है। पहली उन्होंने बताई है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, दूसरी बताई है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में सिगमंड फ्रूड ने ये बताया है कि जो बच्चा होता है उसमें माता के प्रति और पिता के प्रति एक भावना पैदा होती है, एक विद्रोह की जो भावना होती है वो यहाँ पर पैदा होती है। इसको पितृ विरोधी भावना इन्होंने नाम दिया, पितृ विरोधी भावना। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मातृ विरोधी भावना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिगमंड फ्रूड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। सिगमंड फ्रूड ने बताया कि बचपन में, शैशवावस्था में जो बालक होता है, बालक का मतलब जो मेल होता है, लड़का होता है, उसके अंदर पितृ विरोधी भावना होती है। वहीं पर इन्होंने बताया जो फीमेल्स होती हैं, मतलब कि जो लड़की होती है, उनके अंदर मातृ विरोधी भावना यहाँ पर होती है। ठीक है, अब इसका उल्टा ये होगा कि जो लड़का है उनका आकर्षण माता की तरफ होगा और जो लड़की है उसका आकर्षण पिता की तरफ होगा। हालांकि इस चीज को लेकर सिगमंड फ्रूड है, इनकी जो थ्योरी है, जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, और जो ये पॉइंट के ऊपर इनको क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, जो चीजें उन्होंने बताई वो ऐसा नहीं है कि इसका बहुत एक ऐसा सफल प्रयोग किया गया हो। ठीक है, इसीलिए इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है इसीलिए हमें पढ़नी है, तो याद रखना है। तो ये तो शैशवावस्था में जो संवेगात्मक विकास का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहाँ पर देख लिया। याद रखना है
ओडिपस कॉम्प्लेक्स पितृ विरोधी भावना है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मातृ विरोधी भावना है। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है? क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि एक आपको नाम दे दिए जाएंगे, 4 नाम दे दिए जाएंगे कि उनमें लिखा होगा कौन सा जो शब्द है या फिर किस उम्र में बच्चे के अंदर पिता के प्रति आकर्षण होता है, पिता के लिए आकर्षण होता है या फिर माता के लिए आकर्षण होता है। पितृ विरोधी भावना का मतलब है माता के लिए आकर्षण, ठीक है, और मातृ विरोधी भावना का मतलब है पिता के लिए आकर्षण। तो हमें ये याद रखना है, कभी कभी शब्दों के साथ में थोड़ा खेल हो सकता है क्वेश्चंस में, बट हमें याद रखना है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था में हमने बात कर ली, अब बाल्यावस्था में देखेंगे। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है संवेगों की उग्रता में ह्रास होता है। इसका क्या मतलब हुआ? जब शिशु होता है, बच्चा जब छोटा होता है, शिशु शैशवावस्था में अगर उसे भूख लगती है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। रोने का मतलब है रोने का क्या मतलब यहाँ पर हुआ? रोने का मतलब है कि जो संवेग है, जो गुस्सा है, उसमें अग्रेशन है, वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। वहां पर भूख लगेगी तो वो रोना शुरू कर देगा। उसको किसी और तरह से बताया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो बाल्यावस्था में आते आते वो जो कुछ संवेग है उनकी उग्रता है उसमें ह्रास हो जाता है। भूख लगेगी तो बताना शुरू कर देगा, हाथ से इशारा करना शुरू कर देगा, पेट की तरफ इशारा करना शुरू कर देगा। ईर्ष्या, ईर्ष्या जेलसी बिल्कुल होती है। बच्चे को अगर खिलौना दिया जाए तो एक बच्चे का खिलौना अगर दूसरा बच्चा ले लेता है तो बच्चे आपस में झगड़ा करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, वो ईर्ष्या। जैसे हमने देखे हैं एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं। तो कोई कहता है कि ये मेरी मम्मी है, तो छोटा बच्चा क्या कहेगा, उसके अंदर ईर्ष्या होती है तो वो रोने लगता है कि नहीं नहीं ये तो मेरी मम्मी है। इस तरह से एग्जाम्पल देख सकते हैं। निराशा, कोई प्यारी चीज उसे ना मिलने पर वो निराशा भी महसूस करता है। भय, वो डरना सीखने लगता है। शैशवावस्था में डरता है, लेकिन वहां पर किस चीज से डरना चाहिए, किस चीज से नहीं डरना चाहिए, वो चीज उसने नहीं सीखी है। लेकिन बाल्यावस्था में वो चीज सीखने लगता है कि किस चीज से डरना है। इसके बाद प्रबल जिज्ञासा। प्रबल जिज्ञासा का मतलब है बाल्यावस्था में आने पर बच्चे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। कोई खिलौना है उसको तोड़ तोड़ कर, खोल खोल कर देखने की कोशिश करते हैं, उलट पलट कर देखते हैं नई चीजें। क्रोध, क्रोध भी यहाँ पर उनके अंदर देखने को मिलता है, स्नेह और प्रफुल्लता। नेक्स्ट है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। अब किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास जिसमें विरोधी मनोदशाएं होती हैं, कल्पनाशीलता, भाव प्रधान जीवन। कल्पनाशीलता का मतलब है कि जो किशोर होते हैं वो कल्पना ज्यादा करते हैं, कल्पना ज्यादा करते हैं। डे ड्रीमिंग भी उनके अंदर ज्यादा होती है कि मैं बड़े होकर मैं ये बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, या फिर मेरा ऐसा घर होगा, मैं ये कार लूंगा, मैं ऐसी साइकिल लूंगा, मैं ऐसी मोटरसाइकिल लूंगा, यहाँ घूमने जाऊंगा। ये कल्पनाएं के कल्पनाओं के एग्जाम्पल है। भाव प्रधान जीवन, भाव प्रधान जीवन का मतलब है कि सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कहते हैं कि टसन में रहने का, जो उनके अंदर जो चीज होती है, भाव प्रधान जीवन। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर उन्होंने कुछ चीज पसंद आ गई, कुछ चीज पसंद आ गई, किसी चीज से अगर वो इम्प्रेस्ड हुए हैं तो वो चीजें करने की कोशिश करते हैं। सही हो गलत हो, लेकिन वो चीजें अपने रियल जीवन में, अपने असल जीवन में करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बात मानी जाए, वो चाहते हैं कि अगर कोई उनसे बात कर रहा है तो सही से बात करें। तो इस तरह के जो भाव प्रधान जीवन वो जीने की कोशिश करते हैं। काम भावना, ठीक है। वीर पूजा, वीर पूजा का मतलब है हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप का मतलब है कि यहाँ किशोरावस्था में हीरो वर्शिप ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनके फेवरेट एक्टर्स होते हैं, उनके फेवरेट क्रिकेटर्स होते हैं, फेवरेट राइटर्स होते हैं, फेवरेट उनके गायक होते हैं, सिंगर्स होते हैं। तो जो उनके फेवरेट पर्सनैलिटी होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जो चीजें वो करते हैं वो उनको लाइक करते हैं, वो उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जिज्ञासा। तो ये तो हो गए किशोरावस्था में। तो यहाँ पर हमने शैशवावस्था की बात कर ली,
बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की बात कर ली, किशोरावस्था में बात कर ली। अब इसके बाद आता है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कि जो संज्ञानात्मक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है, इसको सही कर लेंगे। ये संज्ञानात्मक यहाँ पर नहीं है, इसको संवेगात्मक, ठीक है, ये टाइपो एरर है, संज्ञानात्मक नहीं, ये संवेगात्मक ही होगा क्योंकि हम संवेग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो संवेगात्मक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जैसे वंशाक्रम, वंशाक्रम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आपने सुना होगा कि कोई बच्चा अगर ज़्यादा गुस्सा करता है तो घर वाले कहते हैं कि ये तो पापा पे गया है, ये तो अपनी मम्मी पे गया है। इसकी मम्मी भी गुस्सा करती है, इसके पापा भी गुस्सा करते हैं, ये भी गुस्सा करता है, तो वो हम कह देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें वंशानुक्रम में आती हैं, वो जो हेरिडिटी होती है वो चली आती है। नेक्स्ट है वातावरण, कि आप किस वातावरण में रह रहे हैं। बच्चा अगर अग्रेसिव वातावरण में रहेगा, उसके आसपास का माहौल अग्रेसिव है, उसके घर का माहौल अग्रेसिव है, ठीक है, जहाँ पर लड़ाइयाँ ज़्यादा होती रहती हैं, तो जो उसका इमोशनल डेवलपमेंट है वो उसी की तरफ ज़्यादा होगा। मतलब अगर एग्रेशन वाले माहौल में उसकी परवरिश हो रही है, रह रहा है, तो उसका बिहेवियर एग्रेसिव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य किस तरह से असर डाल सकता है, किस तरह से संवेगात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है? इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं ज़्यादा बीमार होते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो सीधा सा संबंध है कि अगर उनके शरीर में फुर्ती नहीं है तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इंटरेक्ट करने का मतलब वो खेल नहीं पाएंगे दूसरों से, घर पर ही रहेंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर असर डालती हैं। थकान, थकान फैटिग, फैटिग का यहाँ पर ये मतलब है कि अगर कोई इंसान थका हुआ है, थकान महसूस करता है, फैटिग है, तो वो सीखने का उसका जो सीखने का एक तरह से कह सकते हैं क्रम है, वो सही नहीं होगा। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, काम करके आए, आपसे कोई ऐसी बात कह दे जो आपको खराब लगेगी, तो अगर आप थके हुए हैं तो आप उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, अरे चलो जाने दो, इस तरह से आप कह दोगे। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा चुस्ती है, फुर्ती है, और आपसे किसी ने कोई बात कह दी तो आपने कहेगा पकड़ो इसको अभी मारो। तो थकान मैटर करती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति का मतलब है कि आप जिस समाज में रहते हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे, और आपका जो घर है, आप में जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कितना मैटर करती है। नेक्स्ट है विद्यालय, विद्यालय का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी तरह के विकास में। संवेगात्मक विकास की बात करें तो वो क्लास से सीखता है, सहानुभूति सीखता है, लोगों के साथ घुलना मिलना सीखता है, नए लोगों के साथ इंटरेक्शन सीखता है। वो जो टीममेट होते हैं ना, लीडरशिप सीखता है, टीम भावना कहते हैं जिसको, समूह भावना, वो चीज़ सीखता है, पीयर ग्रुप्स ये बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे बहुत ज़्यादा विकास होता है। नेक्स्ट बात करेंगे संवेग के सिद्धांत। संवेग के जो मूलतः 3 सिद्धांत हम पढ़ते हैं जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। जैसे जेम्स लैंग का सिद्धांत, दूसरा कैननबार्ड का सिद्धांत, इसको हाइपोथैलेमिक सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है शैटर सिंगर। अब यहाँ पर ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि आप इसको लिखा हुआ देखेंगे, शैटर सिंगर भी आप इसको लिखा हुआ देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, कहीं कहीं पर लिखा हुआ हो सकता है शैटर सिंजर, ठीक है। तो अगर हिंदी में नाम लिखा हुआ है तो आप कोशिश कीजिए जो उसका इंग्लिश में अगर नाम लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हिंदी में जो इंग्लिश के कुछ शब्द हैं जैसे लिखे जाते हैं वैसे हिंदी में उस तरह से वो नहीं लिखे जाते। तो आप जो इंग्लिश का नाम है शैटर सिंगर, ये आप कंसीडर कीजिए। अब जेम्स लैंग की बात करेंगे। जेम्स लैंग ने क्या बताया? जेम्स लैंग ने ये बताया कि जो इमोशंस होते हैं, जो संवेग होता है व्यक्ति में, वो कैसे आता है। इन्होंने बताया कि जब कोई घटना होती है, घटना के बाद हमारा जो व्यवहार होता है उसके बाद संवेग आते हैं। इनका कहने का मतलब था, जैसे अगर आपने अचानक कोई सांप देखा,
जैसे ही आपने सांप देखा उसके बाद आप कांपने लगेंगे। सांप देखा, अब आप कांपने लगे, आपके जो हार्ट बीट है, जो आपकी हृदय गति है, बहुत तेज हो गई। ये यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट है कि हृदय गति तेज होगी, मतलब जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपके शरीर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हृदय गति बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना, शरीर का कांपना, ये चीजें होती हैं। उसके बाद आपके अंदर इमोशन आता है, इसके बाद आपके अंदर इमोशन आता है। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब हुआ है कि अगर आपने किसी सांप को देखा, सांप को देखने के बाद आपकी हृदय गति तेज हो गई, शरीर कांपने लगा, उसके बाद इमोशंस आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले घटना होगी, उसके बाद व्यवहार होगा, उसके बाद संवेग जागृत होंगे। नेक्स्ट है कैनन बार्ड। कैनन बार्ड सिद्धांत, इसको हाइपोथैलेमिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने बताया कि पहले कोई घटना होती है, घटना होने के बाद मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस रिएक्शन देता है। हाइपोथैलेमस बताता है कि संवेग कौन सा होगा और किस तरह से हम व्यवहार करेंगे। व्यवहार, यहाँ पे जो व्यवहार का मतलब है शरीर से जो क्रियाएं हो रही हैं, जो प्रतिक्रिया हो रही है किसी घटना के बाद, यहाँ पर उससे इसकी बात की जा रही है। तो सिंपल भाषा में कहें तो घटना के बाद संवेग आएगा, उसके बाद व्यवहार होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि आपने सांप देखा, सांप देखने के बाद आपके जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है मस्तिष्क के अंदर, वो आपके जो संवेग है और आपके जो शरीर की जो क्रियाएं हैं, जैसे कि शरीर का कांपना और हृदय गति बढ़ना, इन दोनों को एक साथ सिग्नल देता है। इजी में समझने के लिए हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जेम्स लैंग ने बताया घटना होने के बाद व्यवहार होगा, व्यवहार होने के बाद संवेग होगा। लेकिन कैनन बार्ड ने बताया घटना के बाद संवेग आएंगे, उसके बाद व्यवहार होगा। ये केवल याद करने के लिए, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कैनन बार्ड के हिसाब से, कि कोई घटना होती है, जैसे आपने कोई सांप देखा, सांप देखने के बाद जो हाइपोथैलेमस है आपके मस्तिष्क के अंदर, वो आपके अंदर इमोशन जागृत करेगा और शरीर में परिवर्तन करेगा, व्यवहार में परिवर्तन करेगा। कि आप क्या व्यवहार करेंगे, कि सांप को देख के आप डरेंगे। अगर आप डरेंगे तो जो आपका व्यवहार है, शारीरिक व्यवहार है, उसमें हृदय गति बढ़ सकती है, आप कांपना शुरू कर सकते हैं। ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट शेटर सिंगर, इनके नाम हमने पहले ही देख लिए थे कि नाम इनका थोड़ा सा अलग है। उन्होंने बताया कि जो संवेगात्मक सिद्धांत है उसको द्वैकालिक सिद्धांत भी कहा गया और संवेग का संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा गया। अब इस सिद्धांत में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, घटना का प्रत्यक्षीकरण मतलब कि संज्ञान, और दूसरा है शरीर में मौजूद उत्तेजना। अब इसका क्या मतलब हुआ देखेंगे। इनके कहने का मतलब है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अगर आपने कोई सांप देखा, आपने अगर सांप देखा तो सांप देखने के बाद यहाँ पर जो क्रिया होगी, जो संवेग होगा, आपका जो इमोशंस होंगे, उसको आने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। दो चीजें महत्वपूर्ण ऐसी हैं, जैसे आपने सांप देखा, अब आपको सांप आपने देखा तो आपको माइंड को पता है कि सांप है वो खतरनाक है, आपको ये चीज पता है, आप उसके बारे में जानते हैं, या फिर आपने उसी समय आपके अंदर एक संज्ञान आया कि हाँ इससे मुझे खतरा है। उसके बाद इसके साथ साथ में ही आपके शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी है, आप थके हुए नहीं है, आप एकदम फिट हैं। ठीक है, आप एकदम फिट हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो चीजें हैं, सांप खतरनाक है आपके माइंड ने सोचा, और आपका शरीर है, आपके शरीर में भी एनर्जी है, ऊर्जा लेवल, ठीक है, एनर्जी है। उसके बाद आपने भागना शुरू कर दिया आपने। इसका क्या मतलब हुआ, आप डरे, डरने के बाद आपने भागना शुरू कर दिया। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपको पता होना चाहिए, संज्ञान होना चाहिए जो घटना हो रही है उसके बारे में, और आपके शरीर में एनर्जी है, शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शरीर की एनर्जी लेवल, सीधे से समझेंगे, शरीर की एनर्जी लेवल और आपका ज्ञान,
इन दोनों पर डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार क्या, आपका संवेग क्या आएंगे, व्यवहार क्या होगा। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि एक मजदूर है, वो काम करके आ रहा है, बहुत थका हुआ है, बहुत थका हुआ है। अब इसने एक कुत्ता देखा, इसने कुत्ता देखा। अब कुत्ता भौंक रहा है इसके ऊपर, थका हुआ है, ये बहुत ज्यादा थका हुआ है। अगर कुत्ता इसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा है, थका हुआ है, इसको पता है कि हाँ कुत्ता मुझे काट सकता है, लेकिन चूंकि ये थका हुआ है तो इस वजह से ये ज्यादा रिएक्शन नहीं देगा, उस पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देगा। क्योंकि अगर थका हुआ नहीं होता है तो हो सकता है कुत्ते को मारने की कोशिश करता, भागने की कोशिश करता है, लेकिन थका हुआ है तो कि वो वहां पर रुक जाएगा, वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। वहीं पर एक चीज और एग्जांपल समझेंगे हम, जैसे ये आमतौर पर होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई डांट रहा है, किसी व्यक्ति को डांट रहा है, आपको अगर कोई डांट रहा है, तो आपको पता होता है कि सामने वाला अगर मुझसे बड़ा है, सामने वाला मुझसे बड़ा है, तो आपको पता है कि मुझसे बड़ा है। दूसरी चीज, आपके अंदर एनर्जी है या नहीं है। एनर्जी का मतलब जो शरीर में उत्तेजना है या नहीं है। अगर आपको पता है कि सामने वाला मुझसे छोटा, आपसे बड़ा है, लेकिन आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका पड़ोसी नहीं है, कोई अजनबी व्यक्ति है, और आपके शरीर में अभी एनर्जी है, उत्तेजना है, और वो आपको डांट रहा है, तो हो सकता है आप उससे लड़ भी जाएं, उसको मारने लगे। ठीक है। वहीं पर अगर वो आपको डांट रहा है, अजनबी व्यक्ति है, और आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, तो आप कह सकते हैं अरे जाने दो इसको, किसी और दिन देखेंगे। तो इस तरह से डिपेंड करता है आपके शरीर में एनर्जी कितनी है और आपके अंदर उस चीज का ज्ञान कितना है। अब यहाँ पर तीन सिद्धांत हैं। तीन सिद्धांत ऐसा नहीं है कि सारे सिद्धांत हर चीज में फिट बैठते हों, लेकिन हम इसलिए पढ़ते हैं कि संवेग को किस तरह से बताया गया था, सिद्धांत दिया गया था, किस विषय पर सिद्धांत दिया गया था, कैसे इनको हम समझ सकते हैं। तो तीन सिद्धांत थे। जेम्स लैंग का सिद्धांत, जेम्स लैंग के सिद्धांत के अनुसार घटना होती है, घटना होने का हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, उसके बाद हम इमोशंस महसूस करते हैं। कैनन बार्ड ने बताया घटना होती है, घटना होने के बाद जो हाइपोथैलेमस है वो हमें बताता है कि हमें क्या हमारे अंदर इमोशन आएगा, हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो चेंज होंगी या नहीं होंगी। चैटर सिंगर ने बताया कि घटना होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि वो घटना के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और हमारे शरीर में एनर्जी लेवल, उत्तेजना होनी चाहिए, उसके हिसाब से डिपेंड होता है कि इमोशंस क्या होंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज हमने इस वीडियो में कवर कर ली। हमने यहाँ पर बात की इस वीडियो में इमोशन क्या होता है, परिभाषा की हमने बात की, हमने संवेग के पक्ष की बात की, संवेग की व्यवस्थाएं हमने देखी, संवेग के प्रकार देखे जिसमें हमने वॉटसन का विभाजन, ब्रिजेस का विभाजन और मैकडूगल का विभाजन ये हमने पढ़ा। इसके बाद संवेगात्मक विकास कि शैशवावस्था में किस तरह से होता है, बाल्यावस्था में किस तरह से होता है, किशोरावस्था में किस तरह से होता है। ठीक है। और उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हमने सिद्धांत देखी, सिद्धांत में जेम्स लैंग, कैनन बार्ड और शैटर सिंगर। तो इस तरह से इमोशन और इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, ये वीडियो आपको सही लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।